हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा ज्योग्राफी का होगा और ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, तो यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अच्छे से देखिएगा क्वेश्चन को और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्रैंड कैनियन है, ठीक है। ग्रैंड कैनियन है, क्या है? ऑप्शन ए है एक खडड यानी कि गॉर्ज, ऑप्शन बी है एक बड़ा तोप, ऑप्शन सी है एक नदी, ऑप्शन डी है एक पुराना तोप। तो ग्रैंड कैनियन जो एक गॉर्ज है यानी कि एक खडड है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है गंगा, ऑप्शन ए गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा, ऑप्शन बी मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, ठीक है। ऑप्शन सी है यांगसिटी कियांग द्वारा, ऑप्शन डी है वांगहो द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा निर्माण करता है वह गंगा ब्रह्मपुत्र का ही डेल्टा है जो सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिजी द्वीप अवस्थित है, ऑप्शन ए है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी है हिंद महासागर, ऑप्शन डी है अरब सागर। तो फिजी द्वीप जो अवस्थित है वह अवस्थित है प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्वेज नहर जोड़ती है, ठीक है। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, ऑप्शन बी है भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, ऑप्शन सी है लाल सागर को हिंद सागर से, हिंद महासागर से, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा स्वेज नहर जो जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और दोस्तों, ये सेम क्वेश्चन अभी के स्टेट में पूछा गया है, स्टेट पेपर 2 में। ज्योग्राफी का जो हुआ है पेपर स्टेट पेपर 2, इसमें इस बार के एग्जामिनेशंस में सेम क्वेश्चन ही पूछा गया है कि स्वेज नहर जोड़ती है, ठीक है। तो वह भूमध्य सागर को लाल सागर से, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पनामा नहर को जोड़ती है। अब पनामा नहर को जोड़ती है तो देखते हैं। ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को, ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को, ऑप्शन सी है लाल सागर एवं भूमध्य सागर को, ऑप्शन डी है हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को। तो देखिए, पनामा नहर जो जोड़ती है वो प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जोड़ती है, तो बी इसका सही जवाब होगा। वहीं हम लोग अभी स्वेज नहर को पढ़े थे, वह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। पनामा नहर के बारे में पूछेगा तो प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जोड़ती है, ठीक है। और वे यहीं पे स्वेज नहर के बारे में पूछेगा तो यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पनामा और स्वेज में लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, मतलब कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। स्वेज नहर पूछा जाएगा भूमध्य सागर को लाल सागर से, और पनामा नहर पूछा जाए तो प्रशांत महासागर को अंध महासागर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मलक्का जल संयोजन, ठीक है। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं। ऑप्शन ए हिंद महासागर से चीन सागर तक, ऑप्शन बी लाल सागर से भूमध्य सागर तक, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक, ऑप्शन डी भूमध्य सागर से काला सागर तक, ठीक है। तो मलक्का जल संयोजन जो आने जाने की सुविधा है वह है हिंद महासागर से चीन सागर तक, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। और देखिए, ये 44th बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सुंड्रा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर है? ऑप्शन ए जावा, ऑप्शन बी मालद्वीप, ऑप्शन सी सुमात्रा, ऑप्शन डी मॉरिशस,
ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ई होगा, सुंदरा ट्रेंच किस समानांतर में स्थित है। तो इसका चलिए डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं। सुंदरा ट्रेंच हिंद महासागर में अवस्थित है, ठीक है। इसका विस्तार मुख्यतः इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा एवं जावा द्वीपों के समानांतर है। तो इसका जवाब उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा, क्योंकि ये जावा और सुमात्रा दोनों द्वीपों के समानांतर है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। खास तौर पे उन लोगों को शेयर करें जो इस बार स्टेट पेपर का एग्ज़ाम देने वाले हैं। स्टेट हो गया है या फिर इसका क्या कहते हैं, स्टेट तो अभी हो गया है हाल फिलहाल में, अभी बीपीएससी फेज 2 वाली एग्जामिनेशन होने वाली है। तो उसके लिए जो भी लोग खास तौर पे जो सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं टीचर के लिए, तो उनके लिए यह क्लास बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। चाहे वह 6 to 8 के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर 9-10 के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर नहीं पेपर 2 ज्योग्राफी के लिए तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, जो अभी जो जनरल पूछेगा इसमें तो सभी लोगों को सब कुछ पढ़ना होगा। 40 मार्क्स का जो जनरल क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें तो सभी को सब कुछ पढ़ना है। तो यह क्लास सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, खास करके जो बिहार में शिक्षक भर्ती आने वाली है, जिसके लिए लोग तैयारी में लगे हुए हैं। तो अभी से ही आप लोग शुरू कर दें इस तैयारी को और मेरे साथ बने रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए, तो अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओजोन परत बताती है क्या बताती है? ऑप्शन ए है अंटार्कटिका की वायुमंडलीय स्थिति, ऑप्शन बी है शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज, ऑप्शन सी है पृथ्वी की सतह पर लगभग 10 से 15 किलोमीटर नीचे की परत, ऑप्शन डी है पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत। तो ओजोन परत जो है, जो पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर की वायुमंडल की परत से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 10 से 20 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 40 से 50 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 70 से 80 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 110 से 120 किलोमीटर। तो दोस्तों, ओजोन परत की जो ऊंचाई है, देखा जाए तो यह समताप मंडल की निचली परत में स्थित है ओजोन मंडल, जिसकी ऊंचाई लगभग मतलब 15 से लेकर 35 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा, 10 से 20 किलोमीटर, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये भी कहीं पूछा जा सकता है कि ओजोन परत जो है जो किस मंडल में पाया जाता है। तो ये समताप मंडल के निचले भाग में पाया जाता है और इसकी ऊंचाई जो 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, ठीक है। यहाँ दिया भी है, इसके डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। यद्यपि तो ओजोन की उपस्थिति 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक भी हो सकती है। परत के रूप में ओजोन अधिकांश जो 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही होती है। मैं बताई थी ना, 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही होती है। यह परत मानव जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है, ठीक है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरण अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का अवशोषण कर पृथ्वी पर आने से रोकती है। इन किरणों से त्वचा कैंसर हो सकता है, यानी कि जो परावैंगनी किरणें जो आती हैं पृथ्वी पर, उसको रोक लेती है। अगर इसको नहीं रोका जाए तो त्वचा कैंसर नामक बीमारियां हो सकती हैं और ज़्यादातर फैल सकती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गरजने वाली चलीसा यानी कि गरजता चलीसा, कुद्र पचासा, चीखने वाली साठा पपने पृथ्वी की किस गोलार्ध में चलती है? तो दोस्तों, अगर इस तरीके की बात पूछे, गरजता चलीसा हो गया, पचासा हो गया या फिर चीखने वाली साठा हो गया, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होती है, ठीक है। इसका सही जवाब तो ऑप्शन बी होगा। तो एक बार अच्छे से पढ़ लेते क्वेश्चन को। गरजने वाली चलीसा
कुद्र पचासा चीखने वाली साठा पवनी पृथ्वी की किस गोलार्ध में चलती है? ऑप्शन ए है उत्तरी, ऑप्शन बी है दक्षिणी गोलार्ध, ऑप्शन सी पूर्वी और ऑप्शन डी पश्चिमी गोलार्ध। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में ही यह चलती है गरजने वाली चालीसा। ठीक है, और कुद्र पचासा और चीखने वाली साठा पवनी दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे अंततः यह स्थित है। ठीक है, तो यह काहिरा का समय जो ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। ठीक है, तो जब ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है तो ये क्या कहते हैं, ऑप्शंस का देखते हैं। 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर होगा, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होगा, 28 डिग्री पूर्वी देशांतर पर और 28 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए 1 डिग्री से दूसरे डिग्री देशांतर पे जाने पे 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, 1 डिग्री से दूसरी डिग्री देशांतर पे जाने में 4 मिनट का समय लगता है टोटल। तो यह जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। काहिरा जो है जो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, क्योंकि 2 घंटा आगे है, ग्रीनविच से 2 घंटा आगे समय है। तो देखिए आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब 30 डिग्री ही होगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे इसका कैलकुलेशन भी किया गया है। 30 गुने 4 यानी कि 120 घंटे हो गए। 120 घंटे हो गए तो फिर इसको डिवाइड कर दीजिए आप 60 से, तो आ जाएगा, है ना, 30 डिग्री 30 ये आ जाएगा। देखिए एक बार मैं इसको अच्छे से पढ़ भी देती हूँ। काहिरा मिस्र की स्थिति, जिसकी स्थिति है 30 डिग्री 30 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से लेकर 31 डिग्री 14 मिनट ईस्ट तक। ठीक है, चूँकि काहिरा का समय ग्रीनविच यानी कि 0 डिग्री देशांतर से 2 घंटे आगे हैं। ठीक है, अतः इसकी स्थिति 30 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास बनती है। पृथ्वी गोलाकार होने के कारण 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। अतः एक देशांतर की दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, मैं बताई भी कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने में 4 मिनट का समय लगता है। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लगता है। इसीलिए 30 डिग्री देशांतर पर कुल समय जो हो जाएगा, तो 30 डिग्री देशांतर पर कुल समय देखिए तो 30 गुने 4 कर देंगे हम लोग सीधे। तो 30 गुने 4 किए तो हो गया 120 मिनट। ठीक है, 120 मिनट यानी कि 2 घंटे, फिर 120 मिनट हो गए, तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो हम लोग इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि 2 घंटे। तो यही ना क्वेश्चन पूछ रहा था हमसे कि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, तो कितने देशांतर आगे होगा, तो 30 डिग्री देशांतर आगे होगा। ठीक है, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पे। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करके, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप कैलकुलेट करके निकाल सकते। बस आपको यही ध्यान में रखना है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो हम लोग इसको भी कर सकते हैं ना, 30 गुने 4 कर देंगे, 120 आ जाएगा। 120 आ गया, 120 मिनट लगा और 120 मिनट को फिर घंटे में चेंज कर लेंगे, तो 60 से गुना करेंगे, 60 से गुना करेंगे। देखिए 30 गुने 4 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 120 मिनट। ठीक है, 120 मिनट हो गया। ठीक है, क्योंकि एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने में 4 मिनट का समय लगता है। 120 मिनट हो गया, फिर 120 मिनट 1 घंटे में 60 सेकेंड होते हैं, तो फिर 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, यानी कि 2 घंटा। तो हो गया ना इसका आंसर। फिर यहाँ से हम लोग निकाल सकते। तो इसी तरीके से जब एग्जामिनेशंस में आए तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करके इसको निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और एक आध दो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है तो पूछ सकते हैं, आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसीलिए मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ के उसके बाद में निकाल के भी आप लोगों को बता दी, ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि कैसे निकालना है। ठीक है, आगे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। देखिए दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखना है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, एक तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि क्या कहते हैं,
दक्षिण, पहले चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते, फिर 2-3 जो पॉइंट्स है इस पे ध्यान रखना है, इसको देखेंगे। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन ऑप्शन ए है 22 जून, ऑप्शन बी है 22 दिसंबर, ऑप्शन सी है 21 मार्च और ऑप्शन डी है 22 सितंबर। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर हो जाएगा। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं, ठीक है। और वहीं पे तो चलिए इसको ध्यान रखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन पूछ ले तो 22 दिसंबर हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि मतलब कि पृथ्वी पे दिन रात कब बराबर होती है। तो दिन रात जो बराबर होती है 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पे दिन रात बराबर होती है, यानी कि दिन रात जो पूरे जो बराबर होती है वह 21 मार्च और 23 सितंबर को 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होती है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन पूछा तो 22 दिसंबर हो जाएगा। और क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन पूछेगा तो 21 जून हो जाएगा। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। और देखिए, तो जब बड़ा दिन होगा तो उसकी रातें ऑटोमेटिक छोटी होंगी। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटी रातें पूछेगा तो 21 जून को ही होगा उसकी छोटी रातें, ठीक है, और सबसे बड़ी दिन। और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन पूछेगा तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा। तो आपको सोचने वाली बात है और समझने वाली बात यहाँ पे कि जब बड़ा दिन होगा तो रात छोटी होगी, तभी तो दिन बड़ा होगा ना 24 घंटे में से। तो सबसे बड़ा दिन अगर 22 दिसंबर है तो रात सबसे छोटी होगी दक्षिणी गोलार्ध का। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है। दिन रात बराबर पूछेगा 21 मार्च 23 सितंबर, दिन रात बराबर 21 मार्च 23 सितंबर को दिन रात बराबर होती है पृथ्वी पे। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन तो 21 जून, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग, ध्यान रहेगा इस चीज। महाद्वीप अलग कैसे हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन ए ज्वालामुखी फूटने से, ऑप्शन बी विवर्तनिक क्रिया से, ऑप्शन सी चट्टानों के वलन और भ्रंशन से, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से सभी से। रिपीटेड क्वेश्चन है, 53rd और 55th बीपीएससी में पूछी गई है। तो महाद्वीप अलग कैसे हुई है, यह विवर्तनिक क्रिया से अलग हुई है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वलन क्रिया किसका परिणाम है, यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए महादेश देशजनक बल, ऑप्शन बी भूविक्षेपीय यानी कि कॉरियोलिस बल, ऑप्शन सी पर्वत निर्माणकारी बल, ऑप्शन डी बहिर्जात बल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पर्वत निर्माणकारी बल। वलन क्रिया किसका परिणाम है, तो पर्वत निर्माणकारी बल का। रिपीटेड क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आल्प्स, हिमालय, एंडीज और रॉकीज। तो यूरोप की बात कर रही है दोस्तों, ठीक है। तो यूरोप की बातें कर रही है तो रॉकीज और एंडीज तो होगा नहीं, ठीक है। तो आप ऑप्शन को ऐसे ही छाट सकते हैं, हिमालय भी नहीं होगा तो इसका सही जवाब आल्प्स ही होगा ना, क्योंकि यूरोप की पर्वत श्रृंखला की बातें कर रही। तो आपको अगर नहीं पता हो कि यूरोप की पर्वत श्रृंखला आल्प्स है तो आप ऐसे मतलब इसको छांट भी सकते हैं। एंडीज हो गया, रॉकीज हो गया, हिमालय हो गया। तो आप सभी को पता है कि हिमालय जो भारत और नेपाल में स्थित है तो यह फिर यूरोप की पर्वत श्रृंखला नहीं हो जाएगी। एंडीज और रॉकीज है तो ये दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, तो ये दोनों नहीं हो जाएगी। तो फिर इसका सही जवाब वही होगा। तो इस तरीके से भी अगर आपको आंसर नहीं आता हो और ऑप्शंस वगैरह आपकी क्लियर हो तो ऑटोमेटिक आप आंसर इस तरीके से कट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है तो यूरोप की पर्वत श्रृंखला जो आल्प्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है। ऑप्शन ए अफगानिस्तान में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी कजाकिस्तान में और ऑप्शन डी मंगोलिया में। तो इसका सही जवाब होगा चीन में। तकला मकान मरुस्थल जो अवस्थित है चीन में है। और यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 53rd और 55th में पूछा गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी उत्तरी अफ्रीका। ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 60 और 62वीं बीपीएससी में पूछी गई है। निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? नहीं है, इसको भी ध्यान रखिएगा। कितनी बार लोग यहीं पे गलती कर लेते हैं, नहीं को देखते ही नहीं हैं, यानी कि क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ते ही नहीं हैं। नहीं पूछ रहा है कि है पूछ रहा है, इस चीज़ को नहीं देख पाते और गलत आंसर लगा लेते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिए, और 2-4 क्वेश्चन ऐसे ही लोग गलत बना के आ जाते हैं। तो आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिए कि क्या पूछ रहा है, कि इसकी मतलब है पूछ रहा है या फिर नहीं पूछ रहा है, इसमें ध्यान रखिएगा। अगर नहीं पूछे तो आप वहीं पे टिक आउट कर लीजिए, ताकि जब आप ऑप्शन लगाए तो गलत नहीं लगा सकें। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ सीमा नहीं है? और ये सब तरीका है अपने मार्क्स को बढ़ाने का, क्योंकि आप सब पढ़े हुए फिर भी अच्छे से क्वेश्चन नहीं पढ़ने के बावजूद या फिर सही तरीके से नहीं बनाने के कारण आप सही गलत जवाब लगा के चले आते हैं। ऑप्शन देखते हैं कि मृत सागर की सीमा से कौन सा देश नहीं जुड़ा हुआ है। लेबनान ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी जॉर्डन, ऑप्शन सी है इस्राइल और ऑप्शन डी फिलिपिस्तान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेबनान। तो इसकी सीमा मृत सागर से नहीं सटी हुई है, इसका मतलब जो इसके बाद वाले जो तीनों देश है इसकी सीमा मृत सागर से जुड़ी हुई है, जॉर्डन, इस्राइल और फिलिपिस्तान। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें से मृत सागर से सीमा किसकी सटी हुई है। तो अगर आप लोग इसको पढ़ रहे हैं तो ध्यान जरूर रहेगा कि ये तीनों देश जो जॉर्डन हो गया, इस्राइल हो गया, फिलिपिस्तान हो गया, इसकी सीमा मृत सागर से सटी हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहीं अगर आपसे पूछे तो ये पूछ सकता है कि इनमें से मृत सागर से सीमा किनकी सटी हुई है, और ये तीनों में से कोई एक ऑप्शन दे दिए और बाद बाकी जो नहीं सटी हुई है वो वाला ऑप्शन डाल दे। तो इस तरीके से आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपके ध्यान में होते चला जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जितना ज़्यादा क्वेश्चन देखिएगा आप क्वेश्चन सही तरीके से करके आ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? यानी कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? ऑप्शन ए है प्रेरी, ऑप्शन बी है पंपास, ऑप्शन सी है विल्ड और ऑप्शन डी है स्टेपीज। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मध्य अमेरिका पूछ रहा है ना, एक मिनट क्वेश्चन देख लें। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान के बारे में पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंपास। ठीक है, और दक्षिणी अमेरिका की घास की बातें कर रही है, तो प्रेरी जो है जो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान है। ठीक है, प्रेरी उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान है, और ये दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान तो पंपास है। वहीं पे क्या कहते हैं, विल्ड पूछ रहा है, तो विल्ड जो है विल्ड जो है जो अफ्रीका के घास के मैदान है, और स्टेपीज जो है जो यूरोप के घास के मैदान है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देख लिया कि कौन से घास के कौन सा मैदान है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्टेपीज जो यूरेशिया का घास का मैदान है, स्टेपीज यूरेशिया की घास का मैदान है। देखिए ध्यान से, एक बार इसको भी मैं पढ़ देती हूँ, आप लोगों को ध्यान रहेगा, अच्छे से समझ जाएंगे। दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप की में मध्य अक्षांशीय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पंपास कहते हैं। ठीक है, इस घास के मैदान का विस्तार अर्जेंटीना, उरुग्वे तथा ब्राज़ील के दक्षिणी भागों में है। अन्य मध्य अक्षांशीय घास के मैदान में स्टेपीज जो कि यूरेशिया क्या है, यह घास का मैदान प्रेरी उत्तरी अमेरिका जो मैं बताई हूँ, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया तथा वेल्स दक्षिणी अफ्रीका के घास के मैदान है। ठीक है, तो
हाँ, ध्यान रखिएगा कौन से जगह का कौन सा घास का मैदान है, क्योंकि पीछे भी क्वेश्चन पूछा है तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट से घास की जो मैदान से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्टेपीज पूछे तो यूरेशिया का है, प्रेरीज पूछे उत्तरी अमेरिका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, और वेल्स पूछे तो अफ्रीका के घास का मैदान है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं स्टेपीज बोल दी थी यूरोप, तो यूरोप का जो पुष्टाज घास का जो मैदान है जो यूरोप का है, और स्टेपीज जो यूरोप और एशिया के बीच वाले भाग में पाया जाता है, इसीलिए इसको यूरेशिया घास का मैदान बोला जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, वहाँ पे मैं कन्फ्यूजन में गलत बोल दी थी तो अब इसको मैं सुधार दी हूँ। ठीक है, यूरोप की घास के मैदान को पुष्टाज के नाम से जानते हैं, पुष्टाज के नाम से। ठीक है, और स्टेपीज जो हो जाएगा जो यूरेशिया के घास के मैदान है। ठीक है, चलिए कन्फ्यूजन भी क्लियर हो गया, आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है, यानी कि कौन सा शहर है जो किसी देश की राजधानी नहीं है। ऑप्शन ए कैनबरा, ऑप्शन बी सिडनी, ऑप्शन सी वेलिंगटन, और ऑप्शन डी रियाद। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सिडनी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए 53rd और 55th बीपीएससी में पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी अंध महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो 90 ईस्ट रिज जो है जो यह हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूस के विशाल शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है। ऑप्शन ए व्लादिवोस्तोक, ऑप्शन बी सेंट पीटर्सबर्ग, ऑप्शन सी ऑप्शन सी है इसका नोवोसिविकर्स, और ऑप्शन डी है मॉस्को। ठीक है, और ऑप्शन ये इनमें से कोई नहीं है फिर एक से अधिक। तो रूस के शहर जो उत्तर का वेनिस कहा जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अड्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी भारतीय महासागर, और ऑप्शन डी है पैसिफिक महासागर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका पैसिफिक महासागर, और ऑप्शन बी है उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और सही जवाब यह है कि अड्डू प्रवाल द्वीप जो है जो भारतीय महासागर में स्थित है। ठीक है, देखिए इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं। अड्डू प्रवाल द्वीप एटॉल भारतीय यानी कि हिंद महासागर में स्थित है। यह मालदीव का दक्षिणतम एटॉल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है। ठीक है, मसाई पूर्वी अफ्रीका, सकाई मलेशिया, ऑप्शन सी है बेडोइन अरब प्रायद्वीप, ऑप्शन डी है किर्गिज मध्य एशिया, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ई होगा। पढ़ लेते हैं इसको। मसाई जनजाति के लोग पूर्वी अफ्रीका के केन्या, उत्तरी तंजानिया तथा यूरोप तथा पूर्वी युगांडा के पठारी प्रदेशों में रहते हैं। सकाई मलय प्रायद्वीपीय मलेशिया एवं इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। किर्गिज मध्य एशिया में पाए जाते हैं। बेडुइन या बद्दू जनजाति अरब प्रायद्वीप एवं अरब मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र है। ठीक है, कोयला क्षेत्र नहीं है, देखिए यही नहीं को ध्यान रखना है। तो कौन सा क्षेत्र जो जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन ए है रूर घाटी, ऑप्शन बी है लॉरेन बेसिन, ऑप्शन सी है सार बेसिन, ऑप्शन डी है अचेन बेसिन, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉरेन बेसिन, जो है जो जर्मनी का क्या कहते हैं कोयला क्षेत्र नहीं है। ठीक है, इसका मतलब जो रूर घाटी है, सार बेसिन है या फिर अचेन बेसिन है, यह सभी जर्मनी का कोयला क्षेत्र है।
तो दोस्तों इस तरीके से इस क्लास को आज यहीं पे समाप्त करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा और ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोग स्किप मत कीजिए, पूरी क्लास को देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप अच्छे से देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मन शांत करके क्लास को देखिए और कंटिन्यूटी वे में आप पढ़ते जाइए ना। देखिए कि आपका ज्योग्राफी कितना अच्छा होता है चला जाएगा, क्योंकि आपको देखना है कंटिन्यूटी वे में। आप देखिए रोज़ रोज़ मैं कम से कम क्या कहते हैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में लेकर आया करती हूँ, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से क्लासेस करें और समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों अच्छे से आप लोग पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए और रोज़ाना हमारे यूट्यूब चैनल पे शाम 6:05 पे इस तरीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया है बीपीएससी द्वारा, इसके सेट आपको मिलते रहेंगे। एक दिन अभी हिस्ट्री के मिल रहे हैं और दूसरे दिन ज्योग्राफी के मिल रहे हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी होने के बाद मैं पॉलिटी वगैरह को शुरू करूँगी, तो पहले हिस्ट्री और ज्योग्राफी को देख लेते हैं हम लोग। तो अल्टरनेट करके मिलेंगे, एक दिन हिस्ट्री और दूसरे दिन पॉलिटी मिलेंगे। और वही रात 9:05 पे आप लोगों को क्या कहते हैं ये आपको हिस्ट्री से रिगार्डिंग जो भी है अभी एनसीईआरटी बेस्ड जो क्लास है उसको मैं प्रोवाइड करवाती हूँ। इंडियन ज्योग्राफी का क्लास लगभग मैं पूरा करवा चुकी हूँ, बिहार ज्योग्राफी का क्लासेस मैं पूरा करवा चुकी हूँ। अभी हिस्ट्री हो जाएगा, इसके बाद मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी करवाऊँगी। तो आप लोग वहाँ से भी क्लासेस कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले क्लास को भी कर सकते हैं। बिहार ज्योग्राफी से भी रिलेटेड मैंने बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस प्रोवाइड करवाई हूँ, मैप के साथ मैं पढ़ाई हूँ उस पर, तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे, तो उसको भी कीजिए। और हर एक संडे को आप लोग को एक मोटिवेशनल सेशन भी मैं प्रोवाइड करती हूँ, ताकि आप लोग पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेट भी हो सके। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा क्लास आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इस चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, थोड़ा सा सहयोग करें। आपका और हमारा यह चैनल भी ग्रो करेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।